स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए बता दूं कि राजधानी में प्रॉपर्टी कारोबारी की हत्याकांड पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दो टूक कही। बदमाश छोटा हो या बड़ा, किसी को देवभूमि का माहौल खराब करने की छूट नहीं दी जाएगी। सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है, तो वहीं बदमाशों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा उनकी अवैध प्रॉपर्टी कारोबार की जांच कर रिपोर्ट मांगी गई है। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देवभूमि में बदमाशों के लिए कोई जगह नहीं है। बदमाशों से संबंध रखने वालों की जांच की जा रही है। कानून अपना काम कर रहा है, तो वहीं सरकार पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए साथ खड़ी है। साथ ही मुख्यमंत्री ने बदमाशों को स्पष्ट चेतावनी दे दी है कि देवभूमि छोड़ दें, अन्यथा सरकार को कोई कड़ी कार्यवाही को बाध्य होना पड़ेगा। आपको बता दूं कि राजधानी में प्रॉपर्टी कारोबारी की हत्याकांड पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दो टूक कही है। बदमाश छोटा हो या बड़ा, किसी को देवभूमि का माहौल खराब करने की छूट नहीं दी जाएगी। साथ ही पुष्कर सिंह धामी ने बदमाशों को आगाह किया है कि किसी भी तरीके की माफी नहीं दी जाएगी। सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। पुष्कर सिंह धामी ने अपने वक्तव्य में ये बात कही। साथ ही साथ बदमाशों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा उनकी अवैध प्रॉपर्टी कारोबार की जांच कर रिपोर्ट मांगी गई है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि में बदमाशों के लिए कोई जगह नहीं है। आपको बता दें कि राजधानी में प्रॉपर्टी कारोबारी की हत्याकांड पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दो टूक कही है। आपको बता दें कि बदमाश छोटा हो या बड़ा, किसी को देवभूमि का माहौल खराब करने की छूट नहीं दी जाएगी। साथ ही साथ पुष्कर सिंह धामी ने जनता से कहा कि सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। वहीं बदमाशों को आगाह करते हुए कहा कि बदमाशों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा उनकी अवैध प्रॉपर्टी कारोबार की जांच कर रिपोर्ट मांगी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि में बदमाशों के लिए कोई जगह नहीं है। बदमाशों से संबंध रखने वालों की जांच की जा रही है। वहीं कानून अपना काम कर रहा है, तो सरकार पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने बदमाशों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि देवभूमि छोड़ दें, अन्यथा सरकार को कड़ी कार्रवाई को बाध्य होना पड़ेगा। उत्तराखंड में गोलीबारी का मामला सामने आ रहा है, जहां गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई, तो वहीं दो अन्य घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि राजधानी देहरादून के रायपुर से डोभाल चौक पर रात को 3 युवकों को एक साथ गोली मार दी गई। एक युवक की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि ये ब्याज लेन देन का मामला था। मृतक का शव सुबह नाले से बरामद हुआ। युवक गोली लगने के बाद भागा और नाले में जा गिरा, तो वहीं रात भर पुलिस और परिजन उसे ढूंढते रहे, लेकिन युवक नहीं मिला। सुबह करीब आपको बता दें कि सुबह के करीब युवक का शव मिला। वहीं परिजन और स्थानीय निवासियों ने पुलिस को शव देने से इनकार कर दिया। मौके पर पहुंचे विधायक उमेश शर्मा काऊ ने समझाकर लोगों को शांत किया। अब पुलिस ने शव को शवगृह में रखवाया है। और बता दूं कि हादसे में एक युवक की मौत हो गई, वहीं 2 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। पूरा मामला उत्तराखंड का है। उत्तराखंड में गोलीबारी का मामला सामने आया है, जहां गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई है, तो वहीं 2 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला राजधानी देहरादून के रायपुर के डोभाल चौक के पास का है। रात में 3 युवकों को एक साथ गोली मार दी गई। एक युवक की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। बताया जा रहा है कि ये ब्याज के लेन देन का मामला था। मृतक का शव सुबह नाले से बरामद हुआ। दरअसल युवक को गोली लगने के बाद युवक भागा और नाले में जा गिरा। वहीं रात भर पुलिस और परिजन उसे ढूंढते रहे, लेकिन युवक नहीं मिला। वहीं सुबह के समय में युवक का शव बरामद हुआ। परिजन और स्थानीय निवासियों ने पुलिस को शव देने से इनकार कर दिया, तो वहीं मौके पर पहुंचे विधायक उमेश शर्मा काऊ ने समझाकर लोगों को शांत किया। अब पुलिस ने शव को शवगृह में रखवाया है।
और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आलोक सेमवाल फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। आलोक, का हादसे में जहां एक युवक की मौत हो गई, वहीं दो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। साथ ही साथ गोली चलाने का पूरा मामला है। क्या अभी तक क्या कुछ वजह निकल के आई है इस पूरे हादसे के पीछे, दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल मयूरी, देखिए रविवार का ये पूरा मामला है जहां पर गोली मारकर एक युवक व्यक्ति की जो है हत्या कर दी गई। कहीं ना कहीं दो और व्यक्ति इस पूरे मामले में घायल हुए थे। साथ ही आपको बता दूं कि ये दो पक्षों के बीच का मामला था जिसमें 7-7 जने यानी कि कुल मिलाकर 14 जने जो हैं वो इस पूरे मामले में संलिप्त थे, जिसमें से 7 जनों के खिलाफ फिलहाल सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर उनकी कोर्ट में पेशी कर दी गई है। आपको बताना चाहूंगा कि 7 के 7 जो आरोपी हैं उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी को राजस्थान से, जबकि 2 आरोपियों को हरिद्वार से भी गिरफ्तार किया गया है और साथ ही 3 आरोपियों को पहले दिन ही गिरफ्तार कर लिया गया था। फिलहाल सबको कोर्ट में सबकी पेशी करवा दी गई है। अभी सूत्रों के हवाले से अगर बात करें तो 302 और 128 धाराएं जो है इन सभी आरोपियों पे लगाई जाएंगी। एक तो षड्यंत्र रचने की धारा है और दूसरी जो है वो अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा है, मर्डर की धारा है। तो कहीं ना कहीं ये धाराओं के अंतर्गत इन पर मुकदमा फिलहाल पंजीकृत हो चुका है और आगे की कार्यवाही जो है वो फिलहाल न्यायालय में चलवाई जाएगी। जी, साथ ही साथ आलोक, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि क्या आरोपियों का अभी तक कोई पता चल पाया है? सभी आरोपियों को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जैसे मैंने आपको बताया भी कि कोर्ट में भी सबकी पेशी कर दी गई है। जी। साथ ही साथ इन पे जो 2 मुकदमे पंजीकृत हुए हैं वो 128B और 302 के तहत मुकदमे इन सभी आरोपियों पर पंजीकृत किए गए हैं। फिलहाल आगे की जितनी भी कार्यवाही अब कोर्ट में की जाएगी और कोर्ट से ही क्या निर्णय सामने आता है इस पूरे मामले पर ये देखा जाएगा। लेकिन सबसे पहली बात आपको बता दूं कि ये लोग सभी जो है अटेम्प्ट टू मर्डर और मर्डर में कहीं ना कहीं जेल के अंदर जाएंगे। भले ही 2 लोगों ने फायरिंग इस पूरे मामले में की है, लेकिन जो भी 7 लोग इस पूरे मामले में संलिप्त हैं उन 7 पर एक ही तरह का मुकदमा फिलहाल किया जाएगा। जी, और आपसे गुजारिश है आलोक कि आप आगे भी खबरों पर लगातार बने रहिए हमारे साथ। लोकसभा चुनाव के बाद अब उत्तराखंड में राजनीतिक दलों के सामने बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव की चुनौती है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बात अगर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की जाए तो कांग्रेस के लिए ये चुनाव काफी अहम माना जा रहा है। इस चुनाव को जीतने के लिए कांग्रेस कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, तो ऐसे में कांग्रेस में भी बैठकों का दौर शुरू हो चुका है और अब उपचुनाव का रण कैसे जीता जाए इसको लेकर तमाम रणनीति बनाई जा रही है। वहीं आपको बता दूं कि उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी के फ्रंटल विभाग और प्रकोष्ठों के अध्यक्षों के साथ बैठक की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि उपचुनाव में कैसे सभी को कार्य करने और किस रणनीति के तहत हम चुनाव जीत सकें, इसके चलते ये बैठक की गई है। साथ ही साथ रणनीति बनाई गई है। आपको बता दें कि करण महारा ने आगे कहा कि उपचुनाव को लेकर किसी वरिष्ठ नेता की ड्यूटी कहां लगेगी, किस नेता को कहां प्रचार के लिए भेजना है, इन सभी को लेकर चर्चा की गई है। साथ ही करण महारा ने कहा कि इन दोनों ही सीटों को कांग्रेस जीतने का काम करेगी। और आपको बता दूं कि उपचुनाव को लेकर कांग्रेस लगातार रणनीति बना रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आलोक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आलोक, कांग्रेस रणनीति तैयार कर रही है। प्रदेश में 2 सीटों पर उपचुनाव होने, ऐसे में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में एक बैठक की गई और साथ ही साथ करण महारा ने यह दावा किया कि दोनों ही सीटें कांग्रेस जीतने का काम करने वाली है। आलोक, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? देखिए 10 जुलाई को 2 विधानसभाओं के अंतर्गत उपचुनाव जो है उत्तराखंड के भीतर होने हैं। मंगलौर विधानसभा और बद्रीनाथ विधानसभा में कहीं ना कहीं उपचुनाव होंगे और फिलहाल दोनों ही जो मुख्य पार्टियां हैं उत्तराखंड की, चाहे कांग्रेस की बात करें या भाजपा की बात करें, तो दोनों ही सटीक रणनीति के तहत इस वक्त काम कर रही हैं। लगातार भाजपा की ओर से समीक्षा बैठकें आयोजित करवाई जा रही है। हालांकि कांग्रेस की ओर से कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला था, लेकिन एक पार्टी कार्यालय में बैठक जरूर रखी गई है। उसमें एक मंथन किया गया कि किस तरह से इन 2 विधानसभा सीट पर कांग्रेस जीत हासिल कर सकती है। मंगलौर में कहीं ना कहीं अगर ऐसी बात है तो कांग्रेस की पकड़ थोड़ी मजबूत है भाजपा से, तो मंगलौर में कांग्रेस को फायदा जरूर मिल सकता है। लेकिन अगर बद्रीनाथ विधानसभा की हम बात करें तो कांग्रेस के जो सीटिंग विधायक थे राजेंद्र भंडारी, उन्होंने इस्तीफा देकर अब भाजपा की ओर से टिकट लिया है। तो जो राजेंद्र भंडारी के वोट हैं वो भी कहीं ना कहीं फिलहाल मैनिपुलेट होंगे और भाजपा को वो वोट पड़ेंगे, जबकि भाजपा के जो अपने वोट इस विधानसभा में है वो भी भाजपा को ही मिलेंगे। तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं इसमें घाटा हो सकता है। कांग्रेस ने जो अपना प्रत्याशी इस वक्त रखा है
वो उतना स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट साबित नहीं होगा। लेकिन किस रणनीति के तहत कांग्रेस काम करेगी और क्या रणनीति बनाकर आगे के चुनाव में कांग्रेस लड़ेगी, ये एक देखने वाली बात जरूर होगी। क्या वो रणनीति काम भी करेगी, ये भी एक देखने वाली बात जरूर होगी। जी बिल्कुल, गुजारिश है आपसे आप आगे की खबरों पर भी लगातार बने रहिए हमारे साथ। देहरादून में जिलाधिकारी सोनिका ने आगामी मानसून काल को देखते हुए नगर निगम नगर पालिका परिषद के अधिकारियों को नालों नालियों की सफाई के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी के निर्देशों के अनुपालन में नगर निगम देहरादून ने नालों और नालियों की सफाई निरंतर चल रही है। आज नगर निगम क्षेत्रांतर्गत ऋषिनगर चूना भट्टा, गोविंदगढ़ से दुर्गा डेरी, भंडारी बाग से इंद्रेश हॉस्पिटल पुल, चंद्रमणि शमशान घाट नाला, रक्षा विहार चूना भट्टा, बंजारा वाला आजाद विहार आदि स्थानों पर उपकरण और पर्यावरण मित्रों के माध्यम से नालों और परिसरों की सफाई का काम लगातार सुचारू रूप से जारी है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आलोक सेमवाल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक, देहरादून में जिलाधिकारी सोनिका ने आगामी मानसून को देखते हुए नगर निगम नगर पालिका परिषद के अधिकारियों को नाले और नालियों को साफ कराने के निर्देश दिए हैं। माफी चाहेंगे, संपर्क टूट चुका है। आपको बता दें कि आगामी मानसून को देखते हुए देहरादून में जिलाधिकारी सोनिका ने आगामी मानसून को देखते हुए नगर निगम नगर पालिका परिषद अधिकारियों को नालों नालियों के सफाई के दिशा निर्देश दिए हैं। रुद्रपुर में हिमाचल प्रदेश के महामहिम राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला अपने 2 दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम के लिए पंतनगर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से राज्यपाल महोदय ने अल्प विश्राम के उपरांत कार ने नैनीताल के लिए प्रस्थान किया। वहीं आपको बता दूं कि महामहिम राज्यपाल महोदय के पंतनगर एयरपोर्ट पहुंचने पर मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार, अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्यक्ष, उप जिलाधिकारी गौरव पांडे, पुलिस उप अधीक्षक ओम प्रकाश ने पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। राज्यपाल महोदय को एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, तो वहीं पंतनगर एयरपोर्ट से विमान की तरफ से आईजीआई एयरपोर्ट दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। हरिद्वार के बहादुराबाद थाना क्षेत्र में देर रात बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों के पैरों में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया और रुड़की के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं रात में ही एसएसपी ने रुड़की सिविल अस्पताल पहुंचकर जानकारी जुटाई। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि मुठभेड़ के बाद पकड़े गए आरोपी मनीष और योगेश देहरादून के प्रॉपर्टी डीलर रवि बडोला की हत्या में फरार चल रहे थे। इस हत्याकांड में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के रहने वाले दोनों आरोपी फरार चल रहे थे, जिन्हें बहादुराबाद क्षेत्र में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद दोनों को देहरादून पुलिस साथ ले आएगी। बीते रविवार को रायपुर स्थित डोभाल चौक पर गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके बाद मंगलवार को स्थानीय निवासियों और व्यक्ति के परिजनों की तरफ से 6 नंबर पुलिया के रास्ते को चारों तरफ से ब्लॉक कर आवाजाही को पूरी तरीके से ठप्प कर दिया गया। हालांकि इस दौरान व्यक्ति के परिजन इस पूरे प्रकरण में बेहद कम संख्या में मौजूद थे। एसएसपी अजय सिंह के अनुसार कुछ लोगों ने इस विषय को एक मुद्दा बनाकर राजनीति की रोटियां सेकने का काम किया, जिसके तहत एसएसपी देहरादून ने ये अपील की है कि इस मुद्दे को राजनीतिक रूप न देकर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करें। अगर आप शराब पीने का शौक रखते हैं तो देहरादून के बार संचालक की तरफ से रखे गए बाउंसरों से पिटाई के लिए भी तैयार रहिए। बार संचालक ग्राहकों की पिटाई का पूरा प्रबंध करवा रहे हैं। बार और पब का प्रचलन लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है, जो कि राजधानी देहरादून की आबोहवा को अब खराब कर रहा है। लोग देहरादून से ही नहीं बल्कि आसपास के कई अन्य शहरों से भी यहाँ आते हैं, लेकिन यहाँ पर स्थित बार संचालक लोगों की पिटाई करने से भी परहेज नहीं कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा
वीडियो राजधानी देहरादून के राजपुर रोड पर स्थित रोमियो लेन बार का बताया जा रहा है, जहां पर पार्टी करने गए युवाओं की मामूली कहासुनी के बाद बार में मौजूद बाउंसरों ने किस कदर उनकी पिटाई की, ये तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। इस वीडियो के जरिए आप साफ देख सकते हैं। ये वीडियो दिल दहला देने वाला है। बार संचालकों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्हें कानून का भी खौफ नहीं है और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। जिले में प्रचंड गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। इस बीच गर्मी में आमजन परेशान हो रहे हैं तो वहीं राहगीरों ने पानी की तलाश में इधर उधर भटकना पड़ रहा है। ऐसे में क्षेत्र के समाज सेवी भी मदद के लिए आगे आ रहे हैं ताकि शुद्ध पेयजल पीने को आसानी मिल सके। वहीं बढ़ रही गर्मी को देखते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सितारगंज में मरीजों की सुविधा के लिए समाज सेवी रामजी मित्तल ने ठंडे पानी का वाटर कूलर लगाकर अस्पताल को समर्पित किया। साथ ही अभिलाषा पांडे ने कहा कि नए अस्पताल परिसर में एक वाटर कूलर है, परंतु मरीजों की अत्यधिक संख्या और भीषण गर्मी के कारण एक वाटर कूलर कम था। आज वो कमी भी पूरी हो गई। वहीं अभिलाष पांडे ने समाजसेवी रामजी मित्तल का आभार प्रकट किया। अभिलाष पांडे ने कहा कि इन दिनों हीट वेव के भयंकर प्रकोप से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। तापमान 45 के भी पार पहुंच गया, तो वहीं भीषण गर्मी के इस प्रकोप से लोग बीमार होने लगे हैं। ऐसे में शुद्ध पेयजल की आवश्यकता और अधिक पड़ने लगी है। बता दूं कि लगातार प्रदेश में गर्मी का कहर जारी है। हरिद्वार में यात्री और पुलिस कर्मियों के बीच धक्का मुक्की का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें भारी ट्रैफिक जाम के बीच कार सवार एक परिवार और पुलिसकर्मी आपस में उलझ गए। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हरिद्वार में मेरठ से आए यात्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। घटना रविवार की है, जब गंगा दशहरा स्नान पर हरिद्वार में हाईवे पर इस बीच ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के हरिलोक तिराहे पर पुलिस ने एक कार सवार को वहां से गाड़ी हटाने के लिए कहा, तो बताया जा रहा है कि कार सवार ने दरोगा के साथ अभद्रता करना शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर 2 वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें एक वीडियो में यात्री दरोगा को धमकी देता हुआ और अभद्रता करता हुआ नजर आ रहा है, जबकि दूसरे वीडियो में पुलिसकर्मी आरोपी को धक्का देते हुए हिरासत में लेते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर मामला आने के बाद आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर मामला आने के बाद हरिद्वार पुलिस की काफी किरकिरी भी हो रही है। मामले में सफाई देते हुए एसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल का कहना है कि यात्री की ओर से पहले अभद्रता की गई थी, फिर पुलिस के मुताबिक आरोपी के पास से एक अवैध असला भी बरामद हुआ है। गदरपुर के खेमपुर से जिला पंचायत सदस्य कुमारी सुमन सिंह ने उधम सिंह नगर के जिला पंचायत अध्यक्ष रेणु गंगवार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि खेमपुर जिला पंचायत क्षेत्र के साथ भेदभाव किया जा रहा है। अपने आवास पर प्रेस वार्ता करते हुए कुमारी सुमन सिंह ने कहा कि रेणु गंगवार सभी सदस्यों के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं करती हैं और बजट आवंटन दोषपूर्ण तरीके से किया जाता है, जिसे हम लोग विरोध करते हैं। इसीलिए हमने जनजाति आयोग को भी एक पत्र लिखा है कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है और बजट के आवंटन में कोई गलत तरीके से आवंटन किया जा रहा है। वहीं हाईकोर्ट में भी मामला लंबित है, लेकिन खेमपुर क्षेत्र की जनता के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। बढ़ती गर्मी के साथ साथ आग लगने की घटनाएं भी लगातार सामने आ रही हैं। वहीं सुबह बरेली हाईवे गोरा पड़ाव स्थित एक कार शोरूम के परिसर में आग लग गई। आग ने परिसर में खड़ी 3 कारों को चपेट में ले लिया। आग की सूचना मिलते ही वहां हड़कंप मच गया। आनन फानन में इसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई, तो मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया है। गनीमत ये रही कि समय रहते कर्मचारियों ने कई अन्य कारों को वहां से हटाकर अलग किया। वहीं आपको बता दूं, अन्यथा आग लगने की ये घटना बड़ा रूप और विकराल रूप धारण कर सकती थी और शोरूम को बेहद बड़ा नुकसान हो सकता था। वहीं आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। आग लगने के बाद शोरूम परिसर और आसपास का इलाका धुएं से भर गया। इस दौरान बरेली रोड हाईवे पर लोगों की भीड़ लग गई। साथ ही आग शोरूम के पिछले हिस्से स्थित यार्ड में लगी थी। आपको बता दें, यार्ड में बड़ी संख्या में गाड़ियां रिपेयर होने के लिए आई थी, तो इस अग्निकांड में 3 गाड़ियां जलकर पूरी तरीके से खाक हो गई। वहीं अग्निशमन अधिकारी हल्द्वानी मनिंदर पाल सिंह ने बताया कि अग्निशमन विभाग को सूचना मिली कि गोरा पड़ाव में कार शोरूम में आग लगी है।
और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।